देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेट्स सी द ऑक्सीडेशन हियर। देखिए ऑक्सीडेशन के लिए बेटा दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है आपका वीक या मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को ले रहे हैं, इस चीज़ को लेकर चलते हैं। देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि जैसे आपका फेलिंग सोल्यूशन है, जैसे आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, जैसे आपका टॉलेंस सोल्यूशन है, टॉलेंस रिजेंट है, ये सब के सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली एल्डिहाइड को बेटा एसिड में ले जाते हैं पर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये सब के सब आपके एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट में भी काम आते हैं। वहीं पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट होते हैं वो नॉर्मली आपके अगर नाइट्रिक एसिड होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये सब के सब आपके एल्डिहाइड को बेटा कीटोन में, एल्डिहाइड को एसिड में ले जाते हैं। और साथ साथ अगर आप हाई टेम्परेचर पर लें और विगरस कंडीशन में लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लें और विगरस कंडीशन में लें, हाई टेम्परेचर यानी एलिवेटेड टेम्परेचर में लें, तो फिर ये कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और कीटोन के ऑक्सीडेशन का तरीका ये होता है कि बीच से यहाँ से तोड़ते हैं। जब बीच से टूटते हैं तो इधर वाला एक बन जाएगा और एक इधर वाला बन जाएगा। देखिए एक इधर वाला बन गया और एक इधर वाला बन गया। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और थी कि इधर वाला एक बन जाए और दूसरा वाला दूसरा बन जाए, RCH2COH बन जाए और RCH2OH बन जाए, ठीक है ना। इस तरीके से क्लेवेजेस ऑफ C1 और C2 का बेटा बॉन्ड टूट गया। तो ये C1 C2 का बॉन्ड टूट गया आपका, तो इस तरीके से ये बन गया आपका RCH2COH RCH2COH। C2 C3 का बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इन दोनों बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड टूट सकता है आपका, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। तो उस तरह से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें हम समझ गए कि हमें कहाँ तक आज के लेक्चर में कवर करना है। देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए जितने भी अब जब ये जो आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिजेंट, जिसे हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये होता है कि जैसे आपके KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो माइल्ड होते हैं वो आपके इसको कर लेते हैं, और ये भी ऐसे स्ट्रॉन्ग भी इसको ले जाते हैं, इसमें दोनों ही ले जाते हैं। लेकिन जो कीटोन्स को दोनों ही वैसे ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग भी को भी ले जाओगे और तेज़ी से हो जाएंगे, माइल्ड को लोगे तो थोड़ा सा धीरे से आएंगे। लेकिन कीटोन को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो सकता है जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए जाएँ, और वो भी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, बहुत ही विगरस कंडीशंस में, तब ये भी आपके नंबर ऑफ एटम्स, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़कर आपके छोटे छोटे एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है, अगर हमें रिवीजन ही बेसिक करना है तो सबसे पहले हम NCERT के पॉइंट का डिस्कशन हमारे लिए मस्ट होता है। देखिए टॉलेंट टेस्ट यहीं से आता है, टॉलेंस रीजन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहा था ना। तो दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस तरीके से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि आपका ये हो गया NH3 का होल ट्वाइस, और ये आपका NO3। तो दिस इज कॉल्ड एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया।
ये क्या करता है, ये इस RCHO को कहाँ ले जाता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये Ag जो होता है ना वो Ag प्लस पे होता है, तो Ag प्लस कहाँ से कहाँ चला जाता है, Ag प्लस आपका Ag पे चला जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। तो ऑब्वियसली फिर ये ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, एसिड में जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये आपका एसिड में जाएगा। इसे कहते हैं आप, है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसे कहते हैं आप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ये टेस्ट आपका एल्डिहाइड देता है पर कीटोन नहीं देता है। दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड बट नॉट गिवन बाय कीटोन। ओके, दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड बट नॉट गिवन बाय कीटोन। ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। इसीलिए हम इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। जो सिल्वर मेटल यहाँ पर आती है, इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि कोई ब्राइट सिल्वर मिरर वहाँ पर क्रिएट हो गया हो। ओके, फेलिंग सोल्यूशन। अब देखो बेटा, फेलिंग सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। और फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है वो CuSO4 और NaOH के साथ होता है ना, और फेलिंग सोल्यूशन बी CuSO4 Na2CO3 और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के साथ होता है। इन सब में बेसिकली दोनों में ही अगर देखा जाए ध्यान से, तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। दोनों में ही Cu जो होता है वो +2 पर होता है। देखिए ये आपका Cu +2 पर है, और Cu जब +2 पर होता है तो ये फाइनली रिड्यूस होकर Cu2O, यानी कि आप देख लीजिए Cu+1 में चला गया, इसमें Cu+1 पर है। और ये जो ऑक्साइड बनता है, ये ऑक्साइड रेड ब्राउन PPT बनाता है, जिसकी पहचान होती है कि यहाँ पे हमें रेड ब्राउन PPT मिलता है। ऑब्वियसली फिर ऐसी सिचुएशन पे होता क्या है, होता ये है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर एक चीज़ रिड्यूस हो रही है रिएक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, एसिड में जाएगा। कीटोन ऑक्सीडाइज यहाँ हो नहीं पाएगा, इसलिए दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन, दिस टेस्ट इज गिवन बाय जस्ट यस फेलिंग सोल्यूशन, दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स। वहीं पर अगर हम बात करें बेनेडिक्ट सोल्यूशन की, तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी क्या होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये होता है बेटा। अब देखो बेनेडिक्ट सोल्यूशन की हम बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी ऐसा होता है। एक होता है यहां पर बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, इसकी खास बात ये है। और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में बेसिकली ArCHO के लिए होता है, और इसमें भी आपका ऐसे ही होता है, ये CuSO4 होता है प्लस Na2CO3 होता है, प्लस आपका सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, इस तरीके से होता है सिट्रेट। और इन सब में भी Cu जो होता है ना वो Cu+2 के फॉर्म में ही होता है, वो Cu+2 से Cu+1 में चला जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाता है, और साथ में ये आपका ArCOOH के फॉर्म में चला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर वेनेडिक्ट से जो सोल्यूशन होता है बेटा, उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसकी खास बात ये है कीटोन के साथ तो वो भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी आप डिफरेंशिएट कर देता है। एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी डिफरेंशिएट करने के फ़ायदे फिर आप समझ ही सकते हो फ़ायदे क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, हाँ ये भी बड़ी अच्छी रिएक्शन है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आता है बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसका डिस्कशन भी हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। होता क्या है, ये बेसिकली आपका कैसे मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, ये देखो ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है X2 प्लस NaOH से। X2 प्लस NaOH कहीं लिखा हो, या कहीं पर X2 प्लस NaOH ना लिखकर देखिए, और इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये मिथाइल CH3 ग्रुप होना चाहिए, साथ में ये होना चाहिए,
मिथाइल कीटोन, यानी कि मिथाइल कीटोन ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये मस्ट है, ये मस्ट है। होता क्या है इसमें, इसकी रीजनिंग क्या है, इसकी पूरी मैकेनिज्म, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, वो मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ इसमें। देखो बेटा, तो यहाँ पे इसको समझते हैं, इसमें है क्या। इसमें आप समझ गए ये कहाँ से मिलेगा। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि ये कहाँ से आया, X2 प्लस NaOH आपका कहाँ से बनेगा, ये बनेगा आपका NaOX, यानी कि अगर Cl2 आप ले रहे हो तो OCl मिलेगा। तो कहीं पर अगर ये लिखा हो और कहीं पर अगर ये ना लिखा हो तो सिर्फ ये लिखा हो, या कहीं पर अगर सिर्फ ये लिखा हो, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि वो एलोफॉर्म रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, अगर वहाँ पे ये CO और CH3 प्रेजेंट है तो समझ जाओ, CH3CO प्रेजेंट है तो समझ जाओ कि वहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रेजेंट हो सकती है। बस इसका एक तरीका अपनाओ, इसका तरीका ये अपनाया करो कि इसमें ऐसे यहाँ से बॉन्ड तोड़ा करो और यहाँ से बॉन्ड तोड़कर इसके तीनों के तीनों H को X में कन्वर्ट कर लिया करो और ये बन जाता है आपका CH3। ये ऐसे बना दिया करो CH3, एक CH3 की जगह इसको बना दोगे CX3। ट्रिक बता रहा हूँ सारी की सारी। अब X देखो ये यूज़ हो गए, X कितने यूज़ हुए देखो, यहाँ पर जो यूज़ करोगे ना वो 3 मोल यूज़ करोगे तुम, पहली बार होगा, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा, CX3 बन जाएगा और ये O बचेगा अभी यहाँ पर। ये O जो होगा ना वो इधर की तरफ ऐसे लग जाएगा और इधर X पे X लगता चला जाएगा। इस तरीके से RCOO माइनस बन जाएगा और यहाँ से जो प्लस ये बचा हुआ था, इस सोडियम का काम होता है केवल इसको स्टेबलाइज करना, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये जो होगा ये आपका माइनस पे आएगा तो यहाँ जस्ट H लग जाएगा। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा CHX3 यानी कि क्लोरोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म। ये इसकी ट्रिक होती है, इस तरीके से ये सब में बनता चला जाता है। कंडीशन इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है COCH3 का होना। अब जैसे यहाँ पर X की जगह पर आपका क्लोरो है तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, Br है तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, I है तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, और Cl है तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, Br है तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, I है तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा। अब आप समझिए, ये इस रिएक्शन की एक बड़ी खास बात है। इस रिएक्शन में इतना ज़बरदस्त ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको ये अफेक्टेड नहीं करता। ये एग्जाम में आने वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर ये CH3CO ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ हेलोफॉर्म है। NaOCl लिखा होता या OCl लिखा होता या Cl2 प्लस OH माइनस लिखा होता, इनमें से कुछ भी होता तो आप समझ जाते कि हेलोफॉर्म है यानी क्लोरोफॉर्म है। लेकिन डर ये लगता है यार ये डबल बॉन्ड का क्या होगा, अगर इतना कुछ ऑक्सीडाइज हो सकता है तो डबल बॉन्ड क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता। तो यही तो इसकी खास बात है कि इतना कुछ हो सकता है लेकिन डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, डबल बॉन्ड वैसा कि वैसे ही रहेगा। देखिए आप, डबल बॉन्ड वैसा कि वैसा ही है और ये वाला यहाँ से ऐसे टूटेगा और CX3 बनेगा, H आ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, एक ऑक्सीजन और लग जाएगा और इस तरीके से ये वाला ग्रुप आपका CONA बन जाएगा। अगर यहाँ पर आगे फर्दर आप H प्लस अवेलेबल कराते तो ये आपका एसिड बन जाता, तब ये सॉल्ट नहीं बनता कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब ये प्योर एसिड बन जाता। ठीक, सवाल उठता है कि क्या सर सिर्फ इसी में है, तो मैंने कहा नहीं भाई, जहाँ जहाँ ये पॉसिबल है वहाँ वहाँ पर है। अगर कहीं पर मान लीजिए कहीं ऐसा ग्रुप ना होकर, एक और आपको यहाँ पे संभावना बताएं, इसकी संभावना क्या है। ये सब ग्रुप तो आपको पता ही है, तो आप इजीली पहचान लोगे। मान लो ये ग्रुप कहीं नहीं दिया है, तब कैसे पहचानोगे क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अगर कोई ग्रुप ऐसा बन रहा हो जिसकी ऑक्सीडेशन के बाद वो चीज़ क्रिएट हो रही हो, जैसे अगर तुम्हारे पास ये इस टाइप का कोई ग्रुप हो, इस टाइप का कोई ग्रुप हो तुम्हारे पास, और अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई ग्रुप है, जैसे मान लो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, कोई भी है, मान लो ऐसा कोई अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल ये बन गया आपका। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल है, ओके 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा, अगर आप इसको ऐसे डालोगे ना OCl माइनस, तो सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा
और ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ये। अब आप मुझे बताओ ये वाला ग्रुप तो आ गया ना, इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हमारा ये रिएक्शन दे सकता है। इट मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। और यही हमसे अक्सर पूछा जाता है। सवाल उठा क्या सर कोई 1 डिग्री अल्कोहल भी दे सकता है? तो मैंने कहा हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो 1 डिग्री अल्कोहल भी दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो भी इथाइल अल्कोहल दे सकता है। सबके सब सारे 1 डिग्री अल्कोहल नहीं दे सकते, ओनली इथाइल अल्कोहल कैन गिव। अच्छा, ये स्टार पॉइंट एक और नोट कर लीजिए, और इसका रीज़न भी आपको बता दे रहा हूँ मैं। इसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा एलिबोरेट कर देता हूँ कि ये तो अभी आपने देख ही लिया। अब क्या 1 डिग्री अल्कोहल? नो, 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ ओनली इथाइल अल्कोहल can give this reaction. Only ethyl alcohol can give this reaction. सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही इस रिएक्शन को दे सकता है। कौन दे सकता है? इथाइल अल्कोहल दे सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल। देखो CH3 CH2 OH, ये है आपका, और ये आपका OX माइनस ऐसे जाता है। OX माइनस ऐसे जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका CH3 CHO और ये ऐसे बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वो कंडीशन मिल गई, तो यहाँ पर जब वो कंडीशन मिल जाएगी तो ये यहाँ से टूटेगा, तो ये बन जाएगा CXX3 प्लस ये बन जाएगा HCOO माइनस Na प्लस या K प्लस। अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल में कोई ऐसा लंबा वाला ले लेते, जैसे मान लीजिए ऐसे ले लेते कोई, ये भी तो 1 डिग्री अल्कोहल है, या बहुत सारे 1 डिग्री अल्कोहल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे आपका ये CHO तो बनेगा, लेकिन वो CH3 कहाँ मिलेगा साथ में? फिर तो अगर ये ऑक्सीडाइज भी होगा तो ये ऐसे होगा। चलिए, लेकिन CO सफिशिएंट नहीं है ना, यहाँ पे CH3 होना मस्ट है। दैट्स वाई और कोई भी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल में नहीं देगा, ओनली इथाइल अल्कोहल देगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल तो आपके सभी के सभी दे देंगे, सभी के सभी नहीं दे देंगे भाई, याद रखना। आप सोचो 2 डिग्री अल्कोहल सबके सब दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर कहीं पर इस टाइप का कोई ग्रुप है तब वो देगा, तब 2 डिग्री, ऑल 2 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट गिव। मान लो यहाँ पे तुमने बना लिया, अब यहाँ पे भी तुम लंबा बना दो, यहाँ पे भी लंबा बना दो, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी ना देगा। अब सपोज करो ये 2 डिग्री अल्कोहल तो ये भी है, लो बना लो इससे, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, लेकिन ये नहीं देगा, डोंट गिव। ये हेलो फॉर्म पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपका नहीं देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ये वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर तुम ऑक्सीडाइज कर भी दोगे और ये तुम्हारा इसमें बदल भी जाएगा, तो बदलेगा क्या? तो बदलेगा ये। इस सिचुएशन में जब ये चीज़ होगी तो कैसे बदलोगे, ज़रा सोचो। होना क्या चाहिए था? व्हाट शुड बी देयर? होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ये CH3 CH2। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हकीकत तो ये है कि 1 डिग्री देखो, चाहे ये, अब ये कौन सा ग्रुप है, ये कोई ग्रुप मान लो तुम, Z मान लो इसे। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, Z आपका ये अगर ऐसा ग्रुप कहीं पर है तो ये Z आपका H हो, या Z आपका R हो, या Z आपका कुछ भी और हो, AR हो, मान लो यही हो जाए। हाँ AR भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी दे देगा। ये आपका Z तीनों में से कोई भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाला होना चाहिए तब ये दे सकता है। या सीधे सीधे आपका कीटोन होना चाहिए, सीधे सीधे CH3CO ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड का हो और चाहे वो कीटोन का हो। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड भी तो अब सब थोड़ी ना दे पाएंगे, ये भी तो कौन देगा? ये भी तो भाई एसिटिल्डिहाइड ही दे रहा है ना, इथेनॉल दे रहा है। अगर यहाँ C2H5CHO ले लो या कुछ और ले लो तो वो भी नहीं दे पाएगा। और कौन दे रहा है? और इथेनॉल दे रहा है और एसीटोन दे रहा है, तो बड़े ही लिमिटेड लोग दे रहे हैं ये, क्योंकि कंडीशन है ये वाली, वर्किंग ही इसी बॉन्ड पे होती है, तो कंडीशन भी इसीलिए इस बॉन्ड की है। ठीक है, चलिए
बाकी का क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया है, अगर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे लगता है बहुत इजीली आप चीज़ों को कर लेंगे। ये तो आप जानते ही हो, CO NH2 ग्रुप H2O निकल जाएगा और इस तरीके से NH और वो पूरा बन जाएगा DNP डेरिवेटिव। बहुत ही देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा। चलिए, रिडक्शन रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यस, बहुत ही अच्छी रिएक्शंस। अभी तक हम लोग कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शंस देख रहे थे, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का खास तौर पे वो देख रहे थे, या फिर ऑक्सीडेशन देख रहे थे, या रिडक्शन देख रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी रिएक्शन आई हैं जिन पर कि बहुत सारे नेम रिएक्शंस बेस्ड होते हैं, बहुत सारे नेम रिएक्शन, खास तौर से एल्डोल भी इसी पर बेस्ड होता है और एल्डोल इसी से बनता है। तो उसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे एल्डोल बनता है, क्या होता है। हाउ एल्डोल फॉर्म्ड, उसको भी हम देख सकते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त रिएक्शन है भाई। होता क्या है, देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। ये होता है आपका जैसे कोई भी ग्रुप कहीं पर हो, अब इसके बगल में जो कार्बन होता है ना, दिस कार्बन, ये कार्बन, इस पे ये H लगे होते हैं, ये H लगे होते हैं। तो ये बगल वाले कार्बन अल्फा, या इधर वाला कार्बन भी होगा तो वो भी अल्फा ही कहलाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका -I ये ग्रुप है आपका, और ये -I ग्रुप है, तो -I ग्रुप मेक्स अल्फा H एसिडिक। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक? एसिडिक मीन ये हुआ कि ये H+ के रूप में निकलने को बेताब है। कोई भी चीज़ अगर एसिडिक होती है तो वो H+ के रूप में निकलने को बेताब होती है। अगर कोई H+ के निकलने के लिए बेताब है, यानी वो निकलना ही चाहता है और बेस उसे पाना ही चाहता है, तो अगर कहीं से ढूंढता ढांढता बेस मिल गया तो तू भी राजी मैं भी राजी, खटाक से निकाल देता है। तू राजी है निकलने के लिए और मैं राजी हूँ निकालने के लिए, मैं तो आतुर हूँ निकालने के लिए और तू राजी है निकलने के लिए, तो चल। तो इस तरीके से यहाँ से H+ आपका, H+ को कोई भी बेस आकर, तुरंत देखिए बेस आकर आता है और इसको H+ को ले जाता है, और जब बेस आता है और H+ को ले जाता है तो ज़रा मुझे बताइए यहाँ क्या आएगा। क्यों इतना ये राजी है, क्यों इतना ये स्टेबल है? इसका रीज़न एक नहीं दो हैं। देखो, कोई भी चीज़ हो और वो स्टेबल हो तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी बन जाती है। जैसे मान लो हम कोई काम करना चाहते हैं और हमें लगे यार इस काम को करने के बाद इतनी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो क्या सोचोगे? अरे इस काम को जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, क्योंकि हमें वो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। होता क्या है कि जैसे ये H+ यहाँ से निकलता है तो ये क्या आया, माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ, पाई कॉमन नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, ये पाई कॉमन नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है यहाँ पर। तो जब पाई कॉमन नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है तो इसमें क्या हुआ, पाई कॉमन नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन से ये किया गया कि भैया ये यहाँ से यहाँ घूमा और ये यहाँ से यहाँ घूमा, तो यानी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो गया। तो अब बताओ, अगर कोई काम होने के बाद रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब एसिडिक H का निकलना बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाइल्यूट बेस भी आ जाए, कोई नॉर्मल से बेस भी आ जाए और ऐसी कंडीशन हो तो वो खटाक से निकाल लेगा। जब कोई निकलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है और कोई आ जाए तो उसके साथ तो वो भाग ही जाएगा ना भाई। इसका सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर की, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इजी मैकेनिज्म और इसकी महत्वपूर्ण चैप्टर की महत्वपूर्ण रिएक्शन, और लेकिन साथ में बहुत ही इजी मैकेनिज्म। लेट्स डू एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 अल्फा H प्रेजेंट हो। देखिए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
having at least one alpha atom undergo reaction in presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxyaldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका है तो ये अल्फा है, अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर तो 3 अल्फा एच है, तो बड़ी अच्छी बात है, कोई मसला ही नहीं है। एटलीस्ट 1 अल्फा एच शुड बी देयर। चलिए यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं दी गई है, सीधे सीधे बना दिया गया है। हम थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। लेट्स डू एंड लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस CH3CHO। देखिए यहाँ पर CH3CHO के 2 मोल लिए गए हैं, CH3CHO, और ऑब्वियसली कंडेंसेशन है तो 2 मोल्स ही होंगे CH3CHO। और कोई डाइल्यूट एल्कली लिया गया है, 10% NaOH से भी काम चल जाता है। डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली का मतलब हुआ जैसे आप 10% NaOH ले लें, KOH ले लें, या आप BOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं कीटोन के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही लिए जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड से होगा कि कीटोन से होगा, बल्कि ये ज़रूरी है कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा होती है। कौन नहीं देगा ये रिएक्शन, कौन नहीं देगा? ये देगा। अब देखेंगे कौन नहीं देगा, जिनके पास अल्फा एच नहीं है वो नहीं देंगे। फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, देखो ना, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, टर्शरी या ऐसे इस टाइप का एल्डिहाइड नहीं देगा, बिकॉज देयर इज नो अल्फा एच। इट मीन्स ये लोग नहीं देंगे, नॉट गिवन एल्डोल। कौन देंगे? जिनके पास अल्फा एच होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। कीटोन में देखो तो कौन नहीं देगा? ArCO, AR, इसमें भी नहीं है अल्फा एच, ये भी नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक ग्रुप इधर लगा, एक ग्रुप उधर लगा, वो भी अल्फा एच न रखे तो वो ही नहीं देगा। कौन देगा? जिसके पास अल्फा एच है। अल्फा एच ये ग्रुप है, इस ग्रुप के पास ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और ये आपका कार्बन ग्रुप है। अब डाइल्यूट NaOH क्या करेगा? ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, और यहां से डाइल्यूट NaOH क्या करेगा? वो बेस कौन होता है? बेस को मैंने भी उस दिन क्या बोला था? बेस को मैंने बोला था एक वीडियो में कि बेस को मैंने माना हाइड्रोजन नुचवा। जैसे हम लोगों के बचपन में एक कहानी चलती थी, मुंह नुचवा। एक बाहर से रोशनी आती थी, छत पे लेटते थे और वो निशान बन जाते थे मुंह के अंदर, मुंह के ऊपर ये कहीं ना कहीं खरोचों के निशान आ जाते थे, जल जाता था, तो उसे कहते थे हम लोग मुंह नुचवा। तो इसी बेस के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हाइड्रोजन नुचवा। ये हाइड्रोजन को नोचना चाहता है, हाइड्रोजन को ले जाता है, और जब हाइड्रोजन को ये ले जाएगा, H+ को ये ले जाएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, H+ जब प्लस के फॉर्म में चला जाएगा, जब प्लस के फॉर्म में कोई बॉन्ड टूटता है और एक चीज़ प्लस के फॉर्म में जाती है तो वहाँ पे छोड़ के क्या जाती है? वहाँ पे माइनस छोड़ के जाती है, और इस तरीके से ये बेस इसको ले जाते हुए पानी में बदल जाएगा, माइनस के फॉर्म में छोड़ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो माइनस के फॉर्म में ये छूट गया है और ये जो अब बना है ये कौन है? ये तो एक कार्बोनाइन की तरह काम करेगा या ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? इट विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल को देखते ही जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो अपने आप को किस रूप में बदल लेता है? प्लस और माइनस के फॉर्म में बदल लेता है। प्लस और माइनस के फॉर्म में बदल लेता है तो बताओ क्या होगा? ये प्लस के फॉर्म पास चला जाएगा और प्लस के पास जाते ही एक एडेंडम बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज, ये आपका CO-, ये H है, और ये आपका CH2CHO है। ये आपका इस तरीके से है बेटा, और वहाँ से फिर आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा वहाँ से H+ जो वाटर से लिया गया था, एंड फाइनली ये आपका देखिए क्या बनेगा? ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, ये CHO आ जाएगा। ज़रा देखिए, ये एल्डिहाइड है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोला गया था? क्या नाम देना है हमें? एल्डोल।
तो दिस इज बेसिकली एल्डोल। एल्ड प्लस ऑल यानी एल्डिहाइड प्लस ऑल, इससे देखो एल्ड, एल्डिहाइड से एल्ड बना और OH से ऑल बना तो एल्डोल, दिस इज कॉल्ड एल्डोल। समझ गए? बेसिकली इससे पहले बनाया गया था, बाद में देखा गया कीटोन भी बना लेता है, लेकिन क्योंकि कीटोन की रिएक्शन बहुत ही हल्की मानी जाती है, बहुत ही कम मानी जाती है, तो इस तरीके से हमारा ये एल्डोल बना बेटा। लेकिन एल्डोल ज़रा सी भी हीट पाने पर, जो एल्डोल है ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल हो, लेकिन अगर ज़रा सी भी हीट इसको मिल जाए CH3 CHO था ना, नहीं CH3 CHO था, तो यहाँ पे तो वो आएगा नहीं, H तो यहाँ पे H होगा ना। हाँ, तो ज़रा सी भी हीट इन्हें मिल जाए अगर, देखो ये H के फॉर्म में ऐसे निकलेगा, तो ऐसे बनाओ पहले से CH3 CHOH, ये CH और H ऐसे बनाइए। इससे क्या होगा कि वाटर को निकालने में आसानी रहेगी। हम इस तरीके से अगर बना लेते हैं, अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर, ये आपका आया CH3 COH और यहाँ H होगा, CH3 थोड़ी ना होगा। अभी अभी आपने देखा ही है CH2 ये वाला ग्रुप वहाँ से आ गया था। अब देखिए ज़रा यहाँ से ये दोनों ही आप ज़रा सी हीटिंग करेंगे तो H और OH जो बगल के हैं वो निकल जाएंगे, और ये आपका बेसिकली एल्डोल है। एल्डोल हीटिंग करने पर तुरंत इसका HOH निकल जाता है, ज़रा सी भी हीट कर देंगे और H और OH निकल जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा टूट जाएंगे तो एक पाई बन जाएगा, एंड इट विल बी एज CH एंड दिस इज CHO। ये आपका CH होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। पेन डिस्चार्ज हो गया है, एक बार फिर से चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा एल्डोल आपके सामने आ गए। एल्डोल की रिएक्शंस आपने देखी कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। लेट्स डू समथिंग मोर। हम कुछ और भी देखते हैं, कुछ और भी करते हैं जिसको हमें करना चाहिए, एंड दैट इज़ बेसिकली एल्डोल। ये देखिए आप, ये आपका एल्डोल आया। अभी जो मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको बताई, तो CH3 CHO को मैंने 2 बार लिया और उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनाया, एल्डोल बनाया। इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं, एल्डोल भी कहते हैं। हीट कराई, हीट निकालने के बाद कैसे ये डबल बॉन्ड आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना, और फाइनली ये प्रोडक्ट हमारे काम में आया। बिल्कुल इसी की जैसे अगर हम चाहें तो कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन करा सकते हैं, जिसके अंदर भी अल्फा H होगा, वहाँ पर ये रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे आपने देखा कीटोन अगर हमने लिया तो तरीका वही होगा, पहले अल्फा H निकलेगा, फिर एक कार्बोनाइन बनेगा, फिर कार्बोनाइन कार्बन ग्रुप पर अटैक करेगा, फिर उसके बाद वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा और इसे हम कीटोल कहेंगे। और इसके बाद वो हीटअप होगा और उसके बाद वो OH के बगल का H निकल जाएगा। तो OH के बगल के H में इधर भी H है, उधर भी H है, उधर से निकलेगा जिधर कम H होंगे। सिट्जेफ रूल कहता है कि अगर आपका डिहाइड्रेशन होना है, एलिमिनेशन होना है, तो वहाँ से H निकालिए जहाँ पर कम H हो, तो स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। जैसे कि आप जानते हो कि बिल्कुल ज़रा से भी हीटअप करने पर तुरंत ही वाटर वो लूज कर देते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड को बनाते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड अ एल्डोल कंडेंसेशन। कीटोन में एक खास बात और देखी आपने, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन प्रोसेस स्लो है, जैसे जैसे यानी यहाँ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन कन्वर्ट नहीं हो रही है, यानी पीछे आने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से इसे प्रमोट कर दिया जाए तो ये बैक भी आ सकता है, बैक मार सकता है। जैसे कोई एसिड ही ले लेते और H2O निकाल देते तो फिर से ये वैसे ही बन जाता।
है ना। दिस इज हियर वी आर गोइंग थ्रू। नाउ कम टू द क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए आपने कीटोन कीटोन को किया तो वो कहलाया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। और नॉर्मली जब भी कभी हम टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में या टू डिफरेंट कीटोन्स के बीच में, टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में या टू डिफरेंट कीटोन्स के बीच में हम एल्डोल कराते हैं तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में करा लें या हम टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में करा लें तो आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन हम लेते हैं तो वहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है। 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। देयर में बी 4 प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको समझाना बहुत ही इजी रहेगा आपका। ये तो 1 मिनट के अंदर मैं इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको डिटेल कर देता हूँ। ये कैसे हमारे 4 के 4 प्रोडक्ट्स बने। लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर मेड, कैसे कैसे हमारे ये 4 प्रोडक्ट्स हमारे बने। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ से जैसे ही आपका ये बेस होता है, बेस आपका क्या करता है, बेस याद रखेगा एक बार इससे H निकाल लेगा और ये इससे कार्बोनाइन बना लेगा और इस पर अटैक करा देगा। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने पर क्या पॉसिबिलिटी होगी, इस बात को हमें समझना है। तो ऐसा होने पर यह होगा कि ये आपका यहाँ से H निकलेगा। देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से निकाला और यहाँ लगा दिया, यहाँ से निकाला और यहाँ लगा दिया, तो सिंपली आपका CH3 CH2 CHOH और CH2 COH इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आपका CH2 COH इस तरीके से बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से H निकल जाए। ये ऑब्वियसली ये अल्फा H है तो यहाँ से H निकल सकता है। अगर यहाँ से H निकलेगा तो वो वाला बन जाएगा। देखिए अच्छा, एक पॉसिबिलिटी है कि इसी के साथ निकलकर इसी पे लग जाए तो उस तरह की चीज़ बन जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है कि इसका निकलकर इस पे लग जाए तो उस तरह की चीज़ बन जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है कि इसी से निकलकर इस पे बन जाए तो उस तरह की चीज़ बन जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी है कि इसका निकलकर इसमें बन जाए तो उस तरह की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। यानी कि देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट और क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट। सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को आपस में, मतलब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट इससे निकालो इसमें लगाओ या इससे निकालो इसमें लगाओ तो उसे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कहेंगे। तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे 2 बनेंगे। इससे निकालोगे इस पे लगाओगे तो एक बनेगा, फिर इससे निकालोगे इस पे लगाओगे तो दूसरा बनेगा। देखिए इससे निकाला और इस पर लगाया तो आपका ये बना, इससे निकाला और इस पर लगाया तब आपका ये बना। ये आपस में ही दोनों बनाने लगे तब आपका ये बना, ये आपस में ही दोनों बनाने लगे तब आपका ये बना। तो देयर में बी 4 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। फिर से एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई। 4 पॉसिबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी CH3 CHO प्लस CH3 CHO, वो आपस में भी तो कर सकते हैं। और अगर ये करेंगे यहाँ से निकलेगा यहाँ लगेगा तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है ये, यानी कि ये वाला नंबर 1 है, नंबर 1 वाले से है। नंबर 2 वाले से कौन सा बन रहा है, देखो अगर ये ऐसे हो और ये ऐसे हो और ये देखो इसको, ये दोनों एक जैसे हैं तो अल्फा H निकलेगा कहाँ से, अल्फा H तो ये है ना, हाँ तो ये वाला निकलेगा और ये वाला निकल के इस पे लगेगा। तो पॉसिबिलिटी कौन सी है, तो पॉसिबिलिटी है ये 2 वाली, 2 नंबर की पॉसिबिलिटी ये है कि जब दोनों एक ही जैसे हों, ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। अब तीसरा वाला क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है कि इससे निकलेगा देखो CH2 प्लस CH3 CH2 CHO। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी किससे निकलेगा किससे लगेगा, ये सोचिए ज़रा। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है कि इससे निकला, इससे निकलेगा और ये CH माइनस और इस पे लगेगा तो ये थर्ड वाला नंबर बनेगा। फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी है कि इससे निकलेगा उस पे बनेगा,
फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी है कि इससे निकला, ये वाला इससे निकला, इससे चला गया, और ये फोर्थ नंबर पे है। इस तरीके से किसकी वजह से कौन सा बना है ये पूरा मैंने डिटेल आपको कर दिया। और बहुत ही आराम से आप पेन पेपर लेंगे और कॉपी पे करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजीली बना लेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है डिस्कस विद मी इन द लाइव सेशन। डिस्कस विद मी इन द लाइव सेशन। लाइव सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनमें से अगर एक कीटोन होता, एक एल्डिहाइड होता, तब भी एक क्रॉस होता। क्रॉस तब भी है जब दो डिफरेंट है। क्रॉस तो बहुत सारी स्थितियों में है ना। इवन यहाँ पर एक एरोमेटिक भी हो सकता है, ऐसे भी कोई बात नहीं है। एक एरोमेटिक हो सकता है, दूसरा एलिफेटिक हो सकता है। एक एरोमेटिक हो सकता है, दूसरा एलिफेटिक कीटोन हो सकता है। जैसे कीटोन है तो अब इसमें इससे क्या होगा, यहाँ तो अल्फा एच है नहीं, देयर इज नो अल्फा एच, तो इससे निकलेगा कुछ नहीं, पर इस पर लग तो सकता है ना। हाँ, इस पर अल्फा एच है तो क्रॉस डेल्टा, जब इससे अल्फा एच तुम्हारा निकलेगा तो वो क्या बनेगा, ये है। क्या होगा, ठीक है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। तो इस तरीके से इस पे निकला, इस पे लग गया, फिर OH और H वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। OH निकलेगा और बगल वाला H निकलेगा, बगल वाले कार्बन पे H निकलेगा और उस कार्बन से निकलेगा जिस कार्बन पे H कम है। इस तरीके से भी ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट कैनिजारो। कैनिजारो इज वेरी गुड रिएक्शन। इसके बाद आपका ये, फिर आपका ये यूजेस और ये सब खत्म हो जाते हैं। चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन हम इसमें इस लेक्चर में पूरा के पूरा कवर कर लेते हैं। एसिड के लिए फिर हमारे लिए एक लेक्चर आगे मिलेगा जो कि काफ़ी है, सफिशेंट है हमारे लिए, क्योंकि मेनली आपका अदर रिएक्शन जिसमें कि अल्फा एच नहीं होता है उसको हम कहते हैं कैनिजारो। लेट्स डू दिस थिंग। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है बेटा? कैनिजारो रिएक्शन में बेसिकली कैनिजारो रिएक्शन एक ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑटो रेडॉक्स क्या होता है? ऑटो रेडॉक्स मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वहां पे होती है जहां पे कोई अल्फा एच ना हो। अभी अभी मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिए थे जहां पर कोई अल्फा एच नहीं था, जैसे कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड था, जैसे आपका ArCHO, जैसे आपका CH3C और CHO। तो ऐसे थे जिसमें कि कोई भी अल्फा एच नहीं था। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको डील करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ डील करते हैं, कॉन्क एल्कली के साथ डील करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का होता है वो रिड्यूस होता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि सिंपली साथ साथ होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही एलिमेंट का, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑटो रिडॉक्स दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या है कि हमने एक एल्डिहाइड लिया, दूसरा भी एल्डिहाइड लिया, इनमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा। कॉन्क एल्कली लेने पर पूरी मैकेनिज्म के साथ आपको डिस्कस कर देंगे। कॉन्क एसिड के साथ एक का इसमें एसिड अल्कोहल बनेगा। जब अल्कोहल बनेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा तो ऑब्वियसली मिथेनॉल बनेगा, और इसका एसिड बनेगा तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये आपका फॉर्मिक एसिड सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनता है। यहाँ से आपका बेस से शुरुआत होती है। देखो इसमें आपका एक, अगर देखो एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा भी फॉर्मल्डिहाइड है, तो एक का रिडक्शन हो गया। एक का रिडक्शन हो गया, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो कहाँ जाता है? अल्कोहल में। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तब कहाँ जाता है? ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में जाता है। एसिडाइन, क्योंकि एसिड से ज़्यादा स्टेबल एसिड का आयन होता है, तो ये CH2H हो जाएगा, ये CON-Na+ आ जाएगा। आगे अगर आप प्रोटोनेटेड करोगे या कहीं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे तो ये अपने आप ही सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सवाल उठा कि सर ये मैकेनिज्म कैसे होती है, ज़रा इसको थोड़ा सा बताएंगे। तो हमने कहा अगर इफ़ यू वांट टू नो द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो, अगर आप कैनिजारो की मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं
तो बहुत ही आसान होगा कैनिज़ारो की मैकेनिज्म को समझना। शुरुआत करो कहाँ से, शुरुआत करिए OH से, और OH क्या करता है, OH सीधे वहाँ से जाता है और कार्बोनिल ग्रुप पे जाता है। कार्बोनिल ग्रुप पे जाकर वो क्या करता है, कार्बन ग्रुप पे जाकर वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड करता है, माइनस को घुमाता है, फिर माइनस घूमता है, फिर माइनस घूमता है तो दूसरा आता है, और दूसरा इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाता है। देखिए इसकी मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं सीधे सीधे, जरा इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं भाई कि हो क्या रहा है, और फिर एक पॉइंट है इसमें वो बता देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी मैकेनिज्म ज़रूरी है, भले ही वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है लेकिन मैकेनिज्म ज़रूरी है, इसलिए हमें बताना होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, चलिए इसको ले लो या उसको ले लो, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसी को ले लो। दो मोल यहाँ पे लिए जाते हैं बेटा, और ये बेस से शुरुआत होती है। बेस क्या करता है, बेस तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा, ये प्लस होगा और इस तरीके से इस पे जुड़ जाएगा। ठीक, अब ये जुड़ गया, जरा समझिएगा, ये आपका ऐसे जुड़ गया और ये आपका CO माइनस और ये आपका OH और ये आपका H बन गया। ठीक, अब ये माइनस के फॉर्म में तो रह नहीं पाएगा, माइनस के फॉर्म में नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, इसको अब न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल होने के लिए इसको घूमना पड़ेगा। घूमा तो ये ऐसे घूमा, अब घूमा तो कौन निकलेगा, इसको निकालोगे तो वहीं पहुंच गए। तो कौन अल्टीमेटली कुर्बानी कौन देता है, कुर्बानी कौन देता है भाई, कुर्बानी देता है H+। तो यहाँ से ये H+ के फॉर्म में निकला, नहीं H+ के फॉर्म में निकलेगा, ये H- के फॉर्म में निकला यहाँ से, क्योंकि H- के फॉर्म में निकलेगा ना। देखो ये माइनस है और माइनस प्लस मिलकर ही तो बॉन्ड बनाएंगे, तो माइनस के फॉर्म में निकलेगा तब प्लस बचेगा यहाँ पर। याद रखिएगा मैंने कैसे सोचा ऐसा, ये माइनस है, ये अगर प्लस नहीं आएगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, माइनस प्लस मिलकर ही तो बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको प्लस आना चाहिए। प्लस आने के लिए यहाँ पर इसको H- के फॉर्म में निकलना चाहिए। अब अगर ये H- के फॉर्म में निकल गया, मेरे पास तो एक और मॉलिक्यूल है अभी, और वो मॉलिक्यूल मेरा एक और न्यूक्लियोफाइल का इंतजार कर रहा है, और H- भी तो एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इस तरीके से घूमा, इस तरीके से ये प्लस आया और इसने कहा भाई मैं भी आ रहा हूँ, और इस तरीके से ये आपका CO माइनस और H और H बना लेता है। अब देखो समझो ज़रा, यहाँ पर ये आयन बना, ये आयन बना एल्कोहल ऑक्साइड आयन। फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन आया, फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास आया ये बेंजोइक एसिड और एल्कोहल ऑक्साइड आयन। अब जैसा कि आप जानते हो सभी लोग कि किसी भी एसिड का उस आयन उसके एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रहता है। तो भाई क्यों ना ऐसा हो कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाए और इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाए, ऐसे दोनों की स्टेबिलिटी कम है। यस, तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों ना ऐसा हो कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है और इसके पास चला जाता है, और इससे कहते हैं प्रोटॉन